सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी का आज का जो सेट होगा वो स्टैटिक जीके का होगा। यानी कि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी स्टूडेंट है गाइज, जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो है स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो है आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से रहते हैं। इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए डेली आरआरबी एनटीपीसी का सेट लाती थी। जो कि हमारा कल का सेट था वो सेट 22 था, जो कि समाप्त हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं 1 से 2 सेट जो है गाइज आपको स्पेशली स्टैटिक जीके का लेकर आऊंगी, जिसमें मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगी गाइज स्टैटिक जीके में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, तो प्लीज इसको भी एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी गाइज। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इस आरआरबी एनटीपीसी के स्टैटिक जीके सेशन को 2024 का। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध सरोदवाद यंत्र से है। तो आपको बताना है कि सरोदवाद यंत्र से जो संबंधित कौन सा व्यक्ति है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोताराम शर्मा, ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, या ऑप्शन डी अब्दुल लतीफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरोदवाद यंत्र से जो संबंधित निम्नलिखित में से, यानी कि तोताराम शर्मा, शिव कुमार शर्मा और अब्दुल लतीफ में जो संबंधित है वो है आपके उस्ताद अमजद अली खान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये सरोद वादक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत प्रसिद्ध नेम है गाइस, और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे गाइज, अब इन्हें जो है पद्म भूषण, पद्म श्री, बाकी जितने भी पुरस्कार इन्हें मिले वो कब कब मिले गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपका जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न ये भी था कि अमजद अली जो सरोद वादक है उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म श्री का। इन्हें जो है आप बताइए कि आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था गाइज। तो अगर बात करें कि अमजद अली जो कि आपके प्रसिद्ध सरोद वादक है, इन्हें पद्मश्री मिला था 1975 में जो है इन्हें पद्मश्री मिला था। 1975 में जो है इन्हें पद्मश्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं guys दूसरा पॉइंट कि इन्हें जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण उस और संगीत नाटक अकादमी, ये जो पुरस्कार है ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद अब बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था guys, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था guys, ये आपको ध्यान रखना है 1989 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है अमजद अली को कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे मिला था 1989 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको और पॉइंट याद रखना है, जिसमें आप बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है आपको अगला पॉइंट आपका ये याद रखना है कि इन्हें जो है आपको बात करेंगे पद्म भूषण जो है कब मिला था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमजद अली खान को जो है पद्म भूषण जो मिला था गाइस 1991 में। ठीक है, तो पहले आपको बता देते हैं पद्म भूषण। तो उस्ताद अमजद अली खान को पद्म भूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो पद्म भूषण मिला था 1991 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करेंगे गाइस कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था गाइस। तो यहीं पे इस पॉइंट से बात करेंगे गाइस कि इन्हें जो है आप बात करेंगे कि इन्हें जो है पद्म विभूषण कब मिला था गाइस। ये जितना भी पॉइंट दिखा रही हूँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करते हुए चलेगा कि पद्म श्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण कब मिला 2001 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2001 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी लिखाई हूँ सबको नोट कर लीजिएगा उस्ताद अमजद अली खान से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा का जो संबंध है ये किस इससे है, ये आपको वाद्य यंत्र से, ये आपको बताना है। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तोताराम शर्मा का जो संबंध है ये तबला वाद्य यंत्र से जो संबंधित है। ये कौन है गाइस, तो ये है तबला वादक
वादक है ये आपको ध्यान रखना है। तोताराम शर्मा जो है ये कौन सा आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तबला वादक है। तोताराम शर्मा के अलावा और कौन कौन है जो कि तबला वादक है, तो उसके बाद आपको याद रखना है जो जाकिर हुसैन जो सबसे प्रसिद्ध है, ये आपके तबला वादक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है जाकिर हुसैन जो है ये आपके तबला वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तोताराम शर्मा भी तबला वादक है। उसके बाद आपको याद रखना है एक और प्रसिद्ध नाम है जो कि है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अल्लाह रखा जो है ये भी आपके तबला वादक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है संतूर से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक संतूर वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव कुमार शर्मा जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक जो है संतूर वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि रामपुर सवा घराने से संबंधित निम्न में से कौन है, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फतेह अली खान, ऑप्शन बी पंडित गोपाल मिश्रा, ऑप्शन सी इनायत हुसैन या ऑप्शन डी अलादिया खान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रामपुर सवा घराने से जो संबंधित है वो इनायत हुसैन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि रामपुर सवा घराने से संबंधित और कौन कौन सा है, तो सबसे पहले जो है वो आपका नाम है, आपको पता होगा कि इनायत खां जो है ये संबंधित है। तो पहले आपको नाम याद रखना है इनायत खां। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन संबंधित है guys, तो और आपको याद रखना है राशिद खान। उस्ताद राशिद खान भी जो है ये किससे संबंधित है, किस घराने से गए, तो ये आपको याद रखना है कि उस्ताद राशिद खान भी जो संबंधित है ये रामपुर सरसवा घराने से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद राशिद खान, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है तीसरा नाम आपको याद रखना है, और कौन सा नाम है गाइस, तीसरा जो है आपको नाम याद रखना है मुस्तफा खान। ये तीन जो है ये तीनों नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये आपके जो है रामपुर सरसवा घराने से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रामपुर सरसवा घराने के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनायत खां। इनायत खां जो है ये क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये संस्थापक है। रामपुर सरसवा घराने का जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनायत खान जो है ये संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इतना प्रश्न नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें फतेह अली खान, फतेह अली खान जो है ये आपको बताना है कि ये जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फतेह अली खान जो है ये आपके पटियाला घराने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पटियाला घराने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको जो है घराना से रिलेटेड एक प्रश्न रहता ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि पटियाला घराने से संबंध जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पटियाला घराना से संबंधित जो है वो फतेह अली खान है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा इसकी फतेह अली खान गाइस, आपको याद रखना है फतेह अली खान से एक पॉइंट और, जो कि है आपके पटियाला घराने के जो है आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये पटियाला घराने के संस्थापक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेह अली खान जो है ये संस्थापक है आपके पटियाला घराने से, ये भी आपको याद रखना है। क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पटियाला घराने के जो संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है ये है फतेह अली खान जो है संस्थापक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बनारस। बनारस घराने से संबंधित जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनारस घराने से जो संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये कौन है, ये है पंडित गोपाल मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित है। उसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो संस्थापक है वो कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बनारस घराने के जो संस्थापक है वो पंडित गोपाल मिश्रा जो है ये संस्थापक है बनारस घराने के, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अलादिया खां। अलादिया खान जो है ये किस घराने से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलादिया खान जो है गाइस ये आपको याद रखना है किस घराने से, तो ये है आपके जयपुर घराने से। तो जयपुर घराने से संबंधित कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर घराने से जो संबंधित है वो अलादिया खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इस सारे को नोट कर लीजिएगा इसकी कौन किस घराने से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि कलाम मंडलम राजन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कलाम मंडलम राजन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कलाम मंडलम जो है ये राजन जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी कथकली से, ऑप्शन सी कथक से या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी से। तो अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा इसकी आपका जो है शास्त्रीय नृत्य कितना, अगर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपका जो
है शास्त्रीय नृत्य अलग होता है, लोक नृत्य अलग होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है ये कितने है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है आपको ध्यान रखना है, ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से आपका जो है पहला आपको याद रखना है भरतनाट्यम हो गया, दूसरा आपको याद रखना है कथकली हो गया, तीसरा आपको याद रखना है कथक हो गया। उसके बाद अगर चौथा बात करें गाइस, चौथा हो गया आपका कुचिपुड़ी हो गया। उसके बाद अगर 5वें नंबर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा 5वें नंबर पे जो है ये कौन है, तो ये आपको याद रखना है कथकली हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस और कौन कौन सा हो गया, तो उसके बाद आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम हो गया। मोहिनी अट्टम भी जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको 5वां पे कौन सा याद रखना है गाइस, मोहिनी अट्टम हो गया, जो कि ये भी केरल का है। उसके बाद जो है छठा पे आपको याद रखना है कौन सा है गाइस, तो छठा पे आपको याद रखना है ओडिसी। ओडिसी भी आपको गाइस याद रखना है, ये जो है ओडिसी जो है ये कहाँ का है गाइस, तो उड़ीसा का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है ये भी आपको छठा पे ही है। 7वां पे आपको कौन सा याद रखना है गाइस, 7वां में हो गया आपका मणिपुरी। 7वां में आपका कौन सा नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7वां में हो गया आपका मणिपुरी। और 8वां में जो है वो कौन सा नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सत्रिया, जो कि आपके असम का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 8वां पे आपको कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सत्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, ये जो है भरतनाट्यम आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है। कथक अगर बात करें गाइस, तो कथक आपके यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद अगर कथकली की बात करें गाइस, तो ये आपके केरल का है। उसके बाद अगर बात करें कथकली आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको नोट करना है केरल का है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मोहिनी अट्टम की बात करें गाइस, तो मोहिनी अट्टम जो है ये भी आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी आपके ओडिशा का है। मणिपुरी आपके मणिपुर का, ये दोनों नेम से। और सत्रिया जो है ये आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सत्रिया जो है ये असम का है। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कलामंडलम राजन जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं गाइस कि कलामंडलम जो है इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कलामंडलम राजन को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 2009 में मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था गाइस, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2009 में। इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करेगा इसकी कथकली से और कौन कौन सा संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कृष्ण नायर। कृष्ण नायर का जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कथकली से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कलामंडलम राजन, उसके बाद आपको याद रखना है कृष्ण नायर, ये सब जो है ये किससे संबंधित है, कथकली से। उसका जो है एक नाम आपको और याद रखना है जो कि उदय शंकर। उदय शंकर भी जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदय शंकर जो है ये भी आपके जो है कथकली से संबंधित है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि राजस्थान के कितने पहाड़ी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के जो है वो कितने पहाड़ी किले, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने पहाड़ी किले हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के टोटल 6 पहाड़ी किले जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा पहाड़ी किला है जिसे शामिल किया गया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गाइस चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा किला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपको याद रखना है गाइस चित्तौड़गढ़ किला को जो है ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ किला को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। जो पहला राजस्थान का किला है वो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ किला। पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा कि राजस्थान के कितने किले को जो है पहाड़ी किले को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ किला। दूसरा में जो है आपको कौन सा याद रखना है गाइस, दूसरा में आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किला को भी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुंभलगढ़ का किला तो राजस्थान के टोटल 6 पहाड़ी किले हैं जिसे आपको ध्यान रखना है कि इसे यूनेस्को में जो है शामिल किया गया। पहला आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ किला। पहला आपको क्या याद रखना है गाइस, चित्तौड़गढ़ किला जिसे जो है शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है कुंभलगढ़ का किला जिसे जो है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया, ये राजस्थान की दूसरी पहाड़ी किला है। उसके बाद अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरा जो है वो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना
रखना है आमेर का किला। तीसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस? तीसरा जो है आमेर का किला, जो कि ये सारे जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में है। तो तीसरा आपको याद रखना है आमेर का किला। उसके बाद अगर हम चौथी की बात करें, चौथे नंबर पे कौन सा है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथे नंबर पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है गाइस? रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि रणथंबोर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंबोर का किला जो है इसे भी जो है शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा पे आपको याद रखना है रणथंबोर का किला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो गाइस आपको याद रखना है पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपको किसका किला याद रखना है गाइस? तो पांचवें नंबर पे आपको याद रखना है जैसलमेर का किला। पांचवें नंबर पे आपको कौन सा याद रखना है गाइस? जैसलमेर का किला जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर का किला। गाइस ये जैसलमेर का किला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ना गोल्डन किला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन किला के नाम से जो ये किसे जाना जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर का किला को गोल्डन किला के नाम से भी जाना जाता है। और छठा पॉइंट पे आपको कौन सा याद रखना है गाइस? छठा पे आपको याद रखना है गाइस गगनौर का किला, ये भी आपको ध्यान रखना है। छठा पे आपको कौन सा याद रखना है गाइस? तो गगनौर का किला जो है ये आपका छठा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टोटल 6 पहाड़ी किले जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि इन सभी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी को जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 2013 में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछे कि इन सभी को जो है राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 2013 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 2013 के जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बस नोट करके आपको एक पॉइंट लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा किला कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा किला कौन है गाइस, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस अगर मैं बताऊं भारत का सबसे ऊंचा किला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, तो ये जो है भारत का सबसे ऊंचा किला, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा किला कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का सबसे ऊंचा किला जो है गाइस ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा किला जो है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये भारत का सबसे ऊंचा किला है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का किला जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये भारत का सबसे ऊंचा किला है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें जैसलमेर को, जैसलमेर को जो है गाइस ध्यान रखिएगा, इसे गोल्डन किला के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रामप्पा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि रामप्पा मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रामप्पा मंदिर जो है ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तेलंगाना में स्थित है। अब बात करते हैं गाइस कि इसका जो है निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1213 ईस्वी में हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1213 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है गाइस किसने करवाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी ध्यान रखिए। काकतीय राजा के जो है गणपति देव जो थे उनके ही एक सेनापति ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगर बात करें कि ये जो है इनका निर्माण किसने करवाया था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काकतीय राजा जो है इसी के सेनापति ने जो है, काकतीय राजा जो है आपको ध्यान रखना है, काकतीय राजा उनका नाम क्या था गैस, काकतीय राजा थे और उनका नाम क्या था गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उनका जो नाम था गैस ये आपको ध्यान रखना है गणपति देव। ठीक है, उन्हीं के सेनापति जो थे इस मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। काकतीय राजा गणपति देव, ये आपको ध्यान रखना है। देव के सेनापति ने जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, सेनापति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। सेनापति का अगर नाम पूछे कि सेनापति का जो है नाम क्या था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेनापति ने जो है निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है 1213 ईस्वी में रामप्पा मंदिर का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेनापति है इसका नाम क्या था गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करिए। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नाम था गाइस इसका था रेचा रला रुद्र। ठीक है, रेचा रला रुद्र जो है इसका नाम था, ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है इसके सेनापति का नाम क्या था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो सेनापति का नाम था रेचा रेचा रला रुद्र जो है इसके सेनापति का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे अगर हम बात करें कि इसके जो है ये रामप्पा मंदिर को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2021 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है 2021 में इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे कब शामिल किया गया है, तो विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो शामिल किया गया है ये आपको ध्यान रखना है 2021 में जो है इसे शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि ताजमहल को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1983 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2019 में, या ऑप्शन डी 2003 में। तो अगर सबसे पहले हम विश्व धरोहर स्थल की बात करें कि सबसे ज्यादा जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये कौन से इसमें है। सो गाइस आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो है स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल में जो कोई किस देश का है, तो आपको याद रखना है इटली। ठीक है, सबसे अधिक अगर बात करें तो इटली में जो है सबसे अधिक जो है स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। इटली आपको याद रखना है, इटली में जो है सबसे अधिक स्थल है। अगर इटली की हम बात करें गाइस तो इटली में जो है सबसे अधिक यानी कि कितना विश्व धरोहर स्थल है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इटली में जो गाइस आपको याद रखना है इटली में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है। तो इटली की अगर हम बात करते गए तो यहाँ कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इटली में सबसे अधिक है। कितना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 59। ठीक है, 59 जो है ये इटली में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस 57 स्थल जो है ये आपके किस में है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 57 स्थल जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक इटली में है। उसके बाद चाइना के पास है, ठीक है, यानी चीन के पास। चीन के पास जो है ये कितना स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीन के पास जो है टोटल 57 स्थल है, ये आपको यूनेस्को में शामिल किया गया है। चीन के 57 स्थल को ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं गाइस इसके बाद जो है कौन सा स्थल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत। भारत को जो है ये आपको ध्यान रखना है कितना है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत का जो है कितना स्थल जो है यूनेस्को में शामिल है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत का 43 स्थल जो है यूनेस्को में शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 43 स्थलों के साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत कितने स्थान पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है 6ठे स्थान पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत जो है ये केवें स्थान पे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि 6ठे स्थान पे है, ये भी आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ताजमहल को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ताजमहल को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गाइस कि ताजमहल के साथ साथ और किसी जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है 1983 में घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1983 में जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो घोषित किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है ताजमहल को किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है ताजमहल को 1983 में जो है ये घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ताजमहल हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है अजंता और एलोरा की गुफा को जो है किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अजंता और एलोरा की गुफा को जो है किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अजंता और एलोरा की गुफा को भी 1983 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है आगरा का किला। इस चार चीजों को जो है आपको ध्यान रखना है कि किसे कब घोषित किया गया गाइस, तो इस सब को जो है 1983 में जो है यूनेस्को में घोषित किया गया, आगरा का किला। इन चार चीजों का अगर ध्यान रखिएगा 1983 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगरा का किला इसे जो है घोषित किया गया कब गाइस यूनेस्को में, तो 1983 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ताजमहल के बारे में, अगर हम ताजमहल से रिलेटेड बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण जो है कब हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि ताजमहल का निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका निर्माण जो हुआ था वो शुरू शुरू जब इसका निर्माण शुरू किया गया था, यानी इसकी जब नींव रखी थी, तो 1632 में जो है इसकी नींव नींव रखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण जो है शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके निर्माण के बारे में बात करें कि शुरू जो हुआ था, निर्माण कब हुआ था गाइस, तो 1632 में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है पूर्ण तरीके से कब बना था गाइस, तो ताजमहल का, तो आपको ये भी पॉइंट
पॉइंट रखना है, तो ये जो है गाइस आपको याद रखना है कि ये जो है 1653 में जो है इसका निर्माण पूरा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1653 में जो है इसका निर्माण क्या हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पूरा हुआ था निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था गाइस, तो शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ये सभी आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं 2010 में जो है किसे शामिल किया गया यूनेस्को में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में जो है जंतर मंतर को शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में जो है ये किसे शामिल किया गया, जंतर मंतर। जंतर मंतर टोटल 5 जगह ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक जगह का जंतर मंतर है जो कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और ये कहाँ का जंतर मंतर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो जंतर मंतर है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान के कहाँ है गाइस, तो ये राजस्थान के जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो जंतर मंतर जो है इसे शामिल किया गया, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जयपुर में। अगर राज्य आपसे पूछे तो ध्यान रखना है आपको कि ये राजस्थान में। और ये कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2010 में किया गया। टोटल 5 जगह जंतर मंतर है, ये आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब बात करते हैं गाइस यूनेस्को में जो है शामिल किया गया 2003 में जो है यूनेस्को में किसे शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2003 में जो यूनेस्को में शामिल किया गया ये आपको ध्यान रखना है। ये जो किया गया था भीमबेटका का गुफा जो है ये किया गया था 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका का गुफा जो है ये कब किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भीमबेटका का गुफा जो किया गया था वो 2003 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका का गुफा जो है इसे कब किया गया यूनेस्को में शामिल, तो गाइस इसे ध्यान रखना है कि भीमबेटका की गुफा को 2003 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भीमबेटका का गुफा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका गुफा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2019 में। 2019 में जो है ये किसे शामिल किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2019 में जो शामिल किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गुलाबी शहर जो है आपका, जो गुलाबी शहर है आपको पता होगा, गुलाबी शहर आपका कौन सा, जयपुर। ठीक है, गुलाबी शहर जो जयपुर है ये आपको पता होगा। और गुलाबी शहर जयपुर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको पता होगा कि गुलाबी शहर जयपुर जो है ये आपके राजस्थान में। तो इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी शहर जयपुर को 2019 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मटकी लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपको बताना है कि मटकी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु की, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की, या ऑप्शन डी केरल की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मटकी लोक नृत्य जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य की गाइस, तो ये केरल की है। अगर हम बात करें कि मटकी में क्या होता है गाइस, तो मटकी जो है ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, आप जिस तरीके से पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें जो है सरों पे जो है घड़ा रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, और इस पे जो है ये नृत्य किया जाता है इसका संतुलन बना के। तो महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है मटकी नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा नृत्य है गाइस जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है गाइस। तो सबसे पहले जो है आपको मटकी याद रखना जो कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है फगुआ, ये नृत्य जो है होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है फगुआ। फगुआ जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फगुआ जो है बिहार में भी होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि होली के त्योहार के टाइम में किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि होली के गीत गाए जाते हैं। फगुआ में क्या होता है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा कि होली के गीत जो है कि किसमें गाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो होली के गीत जो गाए जाते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है, होली के गीत जो गाए जाते हैं ये किस में गाए जाते हैं, ये फगुआ में गाए जाते हैं होली के गीत, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं और कौन सा नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है घूमर। घूमर नृत्य भी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है, ये आपको ध्यान रखना है। घूमर जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये मध्य प्रदेश का घूमर नृत्य। उसके बाद अगर घूमर नृत्य की बात करें गाइस, तो ये राजपूत समुदाय का जो है ये एक पारंपरिक नृत्य है, ये भी महिलाएं के द्वारा जो है ये जो है नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है तीमा नृत्य। तीमा नृत्य जो है आपसे क्वेश्चन तीमा नृत्य से ये पूछता है कि तीमा नृत्य जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है guys, आपको तीमा नृत्य से याद रखना है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर तीमा नृत्य की बात करें तो गाइस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो तीमा नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें पुरुष पुरुष और महिला दोनों लेते हैं। तो ये जो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा गाइस,
गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीमा नृत्य जो है ये आपकी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीमा नृत्य वाला जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है आपका कौन कौन सा नृत्य संबंधित है गाइस, ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु की लोक नृत्य की अब बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कुम्मी, ठीक है। कुम्मी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कुम्मी जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुम्मी जो नृत्य है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुम्मी नृत्य जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। कुम्मी नृत्य में क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुम्मी में क्या होता है कि इसमें जो है हाथ से तेल देकर समूह में जो है गोलाकार में नृत्य करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि आपका जो है थिप्पतम, थिप्पतम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि थिप्पतम जो है ये आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है थिप्पतम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी नृत्य लिखा रहे होगा सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं थिप्पतम। थिप्पतम नृत्य भी जो है गाइस ये आपके कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थिप्पतम के बाद आपको याद रखना है पुली कुली। पुली कली जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुली कली जो है गाइस ये जो है ये भी आपके तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुली कली में क्या होता है गाइस, शरीर पर जो है बाघ के चित्र बनाए हुए नृत्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका कवरी अट्टम। कवरी अट्टम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कवरी अट्टम जो है ये तमिलनाडु का है। अगर बात करें कवरी अट्टम, कवरी अट्टम जो है ये कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कवरी अट्टम जो है ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में आपको सबसे पहले पांडवानी, पांडवानी नृत्य जो है ये कहाँ से गाइस, तो पांडवानी से आपका एक प्रश्न रहता है कि पांडवानी से संबंधित कौन सी प्रसिद्ध व्यक्ति है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांडवानी से जो संबंधित है वो तीजन बाई का संबंध है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुआ नृत्य जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ का है। तो आपका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है सुआ नृत्य हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस पंथी नृत्य। पंथी नृत्य जो है ये कहाँ का गाइस, ये भी आपके छत्तीसगढ़ का। उसके बाद आपको याद रखना है राउत नृत्य। राउत नृत्य भी जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ का। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आप बात करते हैं केरल। केरल से जो है संबंधित कौन कौन सा नृत्य है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम केरल की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थेपेत्तम अगर आपसे पूछे, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, अगर आपसे थेपेत्तम पूछेगा तो ये तमिलनाडु का है, लेकिन अगर आपसे थेयम पूछेगा तो ये केरल का है। यही इसी वजह से मैंने इस दोनों को ऑप्शन में लिया ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करो। तो गाइस ये छोटी छोटी पॉइंट से बहुत लोग गलती कर जाते हैं। तो अगर आपसे थेपेत्तम नृत्य पूछे तो वो तमिलनाडु का है, लेकिन अगर थेयम पूछ ले तो ये केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुडियाट्टम जो है ये आपके केरल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है, ये आपके केरल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा नृत्य है, ओंटा थुलाल जो है, ओंटा थुलाल जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है ये आपके जो है केरल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओंटा थुलाल जो है ये नृत्य कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके केरल का है। तो ये लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि पोला उत्सव जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हरियाणा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोला उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में ये उत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में और कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है गाइस, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा। काला घोड़ा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि काला घोड़ा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें गाइस कि पोला उत्सव में क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव में जो है ये बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोला उत्सव में क्या होता है गाइस, तो पोला उत्सव में जो है ये बैल की पूजा की जाती है, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है बैल की पूजा की जाती है। ये
ये जो आपको ध्यान रखना है, कौन से उत्सव में बैल की पूजा की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पोला उत्सव में बैल की पूजा की जाती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद काला घोड़ा फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, और कौन सा है, कोजगिरी। कोजगिरी जो है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोजगिरी जो है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोजगिरी के बाद जो है गाइस आपको ध्यान रखना है और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिठोबा। बिठोबा फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिठोबा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि बिठोबा फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें और कौन सा फेस्टिवल है गाइस, बाणगंगा। बाणगंगा जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाणगंगा जो है ये आपके जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो ये आपको इतना फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में जो है कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, पंजाब का जो है बैसाखी। बैसाखी फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बैसाखी फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बैसाखी फेस्टिवल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पंजाब में मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है, बैसाखी के बाद तीज। तीज फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पंजाब में मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है, गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरु पर्व जी भी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें और कौन सा है जो कि पंजाब में मनाया जाता है गाइस, तो लोहरी। लोहरी भी जो है गाइस आपको याद रखना है, लोहरी जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोहरी जो है ये भी पंजाब में मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोहरी के बाद आपको याद रखना है, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है ये कहाँ मनाई जाती है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बसंत पंचमी जो है ये भी आपका जो है कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो बसंत पंचमी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद आप बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में आपका कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नवरात्रि। नवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, नवरात्रि जो है ये आपके गुजरात में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना और कौन सा है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि जो है ये भी आपके गुजरात में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि और नवरात्रि जो है गाइस ये आप ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में भी है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, और उसके बाद बिहार में भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका और कौन सा है जो कि मनाया जाता है गाइस, तो मोढेरा। मोढेरा नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोढेरा नृत्य उत्सव जो है ये आपके गुजरात में मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि मोढेरा नृत्य उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मनाया जाता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हरियाणा में। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, पंजाब में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो सिमिलर है, बहुत सारा फेस्टिवल जो है हरियाणा में भी सिमिलर होगा गाइस, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत सारा फेस्टिवल जो बिहार में मनाया जाता है वही जो है वो सिमिलर होता है, बहुत सारा फेस्टिवल झारखंड में भी मनाया जाता है। तो याद रखना है कि आपका लोहरी जो है ये कहाँ मनाया जाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोहरी जो है ये आपके हरियाणा में मनाया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, तीज। तीज भी जो है ये आपके जो है हरियाणा में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट निम्न में से किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक रामसर साइट जो है ये किस राज्य में है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी ओडिशा में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तमिलनाडु में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है टोटल कितने रामसर साइट है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जो है टोटल 18 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने रामसर साइट है गाइस तमिलनाडु में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 18 रामसर साइट जो है ये तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सा आता है गाइस, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में जो है अगर आपसे पूछेगी कितना रामसर साइट है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 10 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में कितना रामसर साइट है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में टोटल 18 रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको क्या याद रखना है गाइस कि सबसे छोटी रामसर साइट अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी रामसर साइट जो है ये आपका कहाँ है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी रामसर साइट जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में, पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे छोटी रामसर साइट आपका कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रेणुका आद्रभूमि जो है सबसे छोटी जो है रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी रामसर साइट जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रेणुका आद्रभूमि जो है ये आपकी सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी रामसर साइट कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रेणुका आद्रभूमि। रेणुका आद्रभूमि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सबसे छोटी रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका आद्रभूमि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे छोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे छोटी रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है रेणुका आद्रभूमि। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, कि सबसे पहले रामसर साइट जो है ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे पहले रामसर साइट में जो है शामिल हुआ था वो कौन कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि आपका कौन सा हुआ था गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील जो है, जो आपको याद होगा कि चिल्का झील आपका ओडिशा में, और चिल्का झील जो है सबसे बड़ा लेगून झील कौन सा है गाइस, तो ये आपको पता होगा कि सबसे बड़ा लेगून झील जो है ये चिल्का झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिल्का झील और आपका जो है कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। केवला देव जो है ये आपको ध्यान रखना है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ केवला देव लिखूंगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। केवला देव जो है इस दोनों को जो है चिल्का झील और केवला देव को जो है भारत की सबसे पहली रामसर साइट बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील और केवला देव जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या याद रखना है गाइस, तो भारत की पहली रामसर साइट बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली रामसर साइट कौन बनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली रामसर साइट जो बनी थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहली रामसर साइट जो बनी थी वो कौन बनी थी गाइस, तो ये आपका चिल्का झील और केवला देव जो है ये भारत की पहली रामसर साइट बनी थी। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील और केवला देव जो है ये पहली तो रामसर साइट बनी, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये जो पहली रामसर साइट जो है ये कब बनी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चिल्का झील और केवला देव जो है ये रामसर साइट कब बनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1981 में जो है ये आपको ध्यान रखना है रामसर साइट बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब बना था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1981 में जो है रामसर साइट बनी थी चिल्का झील, और ये आपका कहाँ है गाइस, ओडिशा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्न में से कौन है। आपको बताना है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि आपका जो है भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम। अगर हम बात करें कि आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है, तो आपके ऑप्शन है आपसे कह रहा है कि वैजंती माला, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है बिंबावती, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है मृणाली साराभाई, या ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैजंती माला का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है ये आपको ध्यान रखना है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये किससे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुक्मणी देवी का जो संबंध है गाइस, रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये किससे है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है वैजंती माला, रुक्मणी देवी, ये सब का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है ये किससे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये आपके भरतनाट्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है ये किससे है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है ये आपके भरतनाट्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है आपका बाला सरस्वती। बाला सरस्वती जो है टी बाला सरस्वती, ये जो है ये आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टी बाला सरस्वती जो है ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टी बाला सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये भरतनाट्यम से। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है मृणाली साराभाई से कि इनका जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से भी है, ये आपको ध्यान रखना है कि मृणाली साराभाई का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से भी है, और प्लस कौन से नृत्य से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कथकली से। तो क्वेश्चन आपका आया हुआ था गाइस आपके एनटीपीसी में कि जो मृणाली साराभाई जो है ये यानी कि भरतनाट्यम और कथकली से जो संबंधित है वो कौन है, आपको बताना था। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि मृणाली साराभाई जो है
है ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सोनल मानसिंह से आपको याद रखना है कि ये जो है सोनल मानसिंह जो है ये कौन से नृत्य से संबंधित है गाइस, तो ये भरतनाट्यम कथकली से जैसे मृणालिनी साराभाई संबंधित है, वैसे ही सोनल मानसिंह जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। और कौन से नृत्य से संबंधित है गाइस, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। तो गाइस आपको याद रखना है कि ये भरतनाट्यम से तो संबंधित है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि और कौन से नृत्य से संबंधित है, तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है। बिंबावती की अगर बात करें गाइस, तो बिंबावती से कौन से नृत्य से संबंधित है गाइस, तो मणिपुरी नृत्य से जो संबंधित है वो कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य से जो संबंधित है ये आपकी बिंबावती जो है ये मणिपुर नृत्य से संबंधित है। अगर हम बात करें कि मणिपुर से संबंधित और कौन कौन है, तो आपको याद रखना है झावेरी बहन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा गया था कि झावेरी बहन का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। झावेरी बहन का जो है आपको याद रखना है ये जो है मणिपुर से है। और बिंबावती का भी संबंध किससे है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये आपके जो है गाइस याद रखिएगा मणिपुरी से है। तो गाइस आपको इतना पॉइंट जो है गाइस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं इसका सेट अलग लाई हूँ। अगर आपको जो है इसका स्टैटिक जीके का सेट इसी तरीके का और चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी गाइस। तो प्लीज आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इसमें जितना भी चीज लिखाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको नोट करते हुए चलिएगा गाइस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइस। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।